बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। और यहाँ पर आज बहुत ही अच्छी चीज़ की है तैयारी, आपके रोज़मर्रा के काम के लिए, खाने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और रमज़ान के लिए ख़ास तौर से आपको बता रही हूँ। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले चिकन और आलू के कटलेट्स, और बहुत ही अच्छे बनते हैं, बेहतरीन बनते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं शेफ राहत का स्पेशल सेब का शरबत। बहुत ही आला शरबत है और ये शरबत बनाना आप सभी लोग सीख लें, बना लें, फ्रीज कर लें। सारी आपको टिप्स मिलने वाली हैं, सारे आपको तरीके मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या आप करेंगे इसको महफूज करने के लिए। आप सभी मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है वो बात कर सकते हैं, और अपनी फरमाइशें देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ आ जाते हैं सबसे पहले सेब का शरबत बनाने के लिए, जो कि फ्रीज किया जा सकता है और आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए फ्रीज कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ मेरे पास सेब, जिनको कि जाहिर है कि मैं वो सारा मेथड तो नहीं कर सकती हूँ आपके सामने। आपने सेब लेने हैं 1 किलो, और उनको ऐसे तो मैंने लिखा है कि छिलका उतार के आप करें, लेकिन छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है, यानी छिलका उतार के उसी में शामिल कर लें। मैंने इसमें लिखा हुआ है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप छिलके के साथ भी उसके मोटे मोटे टुकड़े करें और उसको पानी डालकर पकाने के लिए रख दें। पानी इतना डालेंगे कि सेबों से तकरीबन 4-5 इंच ऊंचा रहे, और हल्की आंच के पर उसको पकाने के लिए रख दीजिए। ठीक है जी। जब सेब बिल्कुल पक कर नरम हो जाएंगे तो फिर तो आप उसको, वैसे तो मैं प्रिफर करती हूँ कि इसको छलनी में छाना जाए, तो आप इसको छलनी में छान लीजिएगा। ब्लेंडर में भी करेंगे तो भी आपको छलनी से छान कर निकालना ही है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अब जो भी आपके पास जूस है, गूदा है, वो इस तरह से निकलेगा। देखिए जैसे ये निकला है ना, बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। ठीक है। अब ये जो निकला है, अब हमने आगे जाके इसका प्रोसेस करना है। ये हमने एक बेस बना दिया है, अब इससे हम शरबत बनाएंगे। कि किस तरह से बनेगा? अच्छा, आप क्या करेंगे, जब ये निकल आए आपके पास, ये इस तरह से गूदा उसके रस के साथ निकल आए, तो फिर आपने क्या करना है, उसको नापना है। ठीक है जी। अब आप नाप लीजिए कितने प्याली निकलता है। जो मेजरमेंट जिससे नापेंगे उससे ही उसकी चीनी नापेंगे, चाहे वो घर की प्याली हो आपकी, चाहे वो नाप की प्याली हो, दोनों ही इसमें काम आ सकती है। लेकिन साइज जो आपने लेना है वो ऐसा लेना है कि जो कि जिसमें आप दोनों चीज़ों को नाप सकें। जो ये गूदा है वो भी और चीनी भी एक ही बर्तन से नापेंगे। ठीक है जी। तो ये मेरे पास, मैंने थोड़े सेब लिए, वैसे तो मैंने आपको 1 किलो लिखा है, जाहिर है प्रोग्राम में टाइम नहीं होता कि मैं 1 किलो सेब पकाऊँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर जो मेरे पास निकला है वो तकरीबन 1.5 प्याली निकला। ठीक है। मैंने उसकी आधी चीनी ली है। जितनी भी मेजरमेंट आपकी होगी उसकी आप 1.5 प्याली से ज़रा सा ज़्यादा था, तो मैंने भी उससे कम ली हुई है। 3/4 प्याली मेरे पास चीनी है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको हम पकाएंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को जैम बनाने में भी और ये शरबत बनाने में भी एक चीज़ बताती हूँ, लिक्विड ग्लूकोज। अब सब परेशान हो जाएंगे कि लिक्विड ग्लूकोज नहीं है उनके पास, आप लोग चीनी से ही बनाएं, लेकिन मैं इसमें शामिल करूँ, जिसको मिल जाता है वो डाले, जिसको नहीं मिलता रहने दें। तो तकरीबन 1/4 प्याली के बराबर। ओह, ये तो बहुत ही हाल बुरा हुआ है, बहुत ही हार्ड हो रहा है। तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे। रेसिपी कार्ड चल रहा है, उसमें मैंने लिक्विड ग्लूकोज ऐड नहीं किया क्योंकि ख़वातीन परेशान हो जाती हैं। तो मैंने कहा ये मैं आपको वैसे ही बता दूंगी, जो इस्तेमाल करना चाहता है करे, जो नहीं करना चाहता कोई फ़र्क नहीं, आप बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि बाज़ार में जो शरबत मिलते हैं उनमें लिक्विड ग्लूकोज होता है। चलिए जी, ये हीट से मेल्ट हो जाएगा। जितने भी आपको कमर्शियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनमें लिक्विड ग्लूकोज को शामिल किया जाता है, चाहे वो जैम हो, जेलीज हो, शरबत हो, कुछ भी हो, जो मीठी चीज़ें हैं उन सब में लिक्विड ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता है। अभी और निकल आएगा, भी तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी, ज़रा सा लगा हुआ है। अब हम इसको पकाएंगे, और जब ये पक जाएगा, पकने की निशानी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, इसके अलावा इसमें जाएगा लीमू का रस। अच्छा, अब जैसे मेरे पास ये है 1.5 प्याली मेरे पास इसका पल्प निकला, और 3/4 प्याली मैंने डाली इसमें चीनी। लिक्विड ग्लूकोज को अभी भूल जाइए, जो लोग डालना चाहें उन्हें मिल जाता है तो ठीक है। 2 खाने के चमचे आप लिक्विड ग्लूकोज के इसमें शामिल, इतनी क्वांटिटी में जो मैं आपको बता रही हूँ, इतनी क्वांटिटी में आप डाल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप डालेंगे इसमें लेमन जूस।
लेमन जूस किस हिसाब से डालेंगे, जैसे अगर आपके पास 4 प्याली इसका पल्प निकला है तो आप तकरीबन इसमें 1/3 प्याली नींबू का रस डालेंगे, ठीक है। 4 प्याली पल्प है तो 2 प्याली चीनी चली गई और 1/3 प्याली इसमें गया नींबू का रस। इन सारी चीज़ों को मिला के पकाएंगे। इसके अलावा जो चीज़ें जाएंगी इसमें भाई सेब का एसेंस जाएगा और सेब का रंग जाएगा। अच्छा, इलायचियाँ ऑप्शनल है, डालना चाहें तो ठीक है, ना डालना चाहें आपकी मर्जी है। इलायची अच्छी लगती है, लेकिन अब क्योंकि ये छन चुका है तो शायद कि मैं इलायची ना डालूं। ये सारे काम जो करेंगे, जब इलायची आप जब डालेंगे जब आप सेबों को पका रहे होंगे। मैंने सेब पकाने के दौरान नहीं डाली, तो अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल दीजिए, तो वो छलनी के साथ छन जाएगी। अभी मैं डालूंगी ना तो ये इसमें नज़र आएगी, तो वो मुझे नहीं चाहिए, वो नज़र आने वाली चीज़ नहीं चाहिए इसमें भाई। इसको पकाएंगे, पकाने के लिए रख देंगे। अच्छा, बकिया चीज़ें भी मैं डाल ही देती हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ सेब का एसेंस, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो चीज़ें बनती हैं यानी कमर्शियली बनती हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे बनती हैं, तो उसी टाइप का मैंने दिया हुआ है। कोई लेवल नहीं है, कुछ नहीं, मेरा अपना लगाया हुआ लेबल है इसके ऊपर। आपको जो मिलता है बड़े आराम से मिलता है, जो आम एसेंस मिलते हैं आप वही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसको स्पून में लेके डालेंगे, कभी भी ढकने में लेके मत डालिएगा। हम केक वगैरह में डाल लेते हैं, इसमें नहीं डालिएगा, ठीक है। तो मैं इसके, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो 2-3 कतरे ही डालूंगी। अगर आपको वो मिल जाता है, जो आपको आम एसेंस जो होता है वो मिलता है, तो फिर आपने क्या करना है, उसका आपने 1 चाय का चमचा डालना है। 1 किलो सेबों में 1 चाय का चमचा, ठीक है। 1 किलो सेब का जो गूदा निकालेंगे उसमें आप 1 चाय का चमचा सेब का एसेंस डालेंगे। अच्छा जी, सेब का ग्रीन कलर भी डाल देते हैं भाई, कलर डालना चाहे मर्जी, क्योंकि शरबत जब बनेगा कलर नहीं बन पाएगा फिर, क्योंकि जो कुदरती कलर था वो फेड हो चुका पकाने से। तो मैं इसमें बहुत ही ज़रा सा एप्पल ग्रीन कलर बाज़ार में मिलता है, बहुत ही आराम से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हरे सेब लेने हैं, मैंने हरे सेब लिए हुए, ठीक है। बहुत ही ज़रा सा कलर डालेंगे इसमें, बस इससे ज़्यादा नहीं डाल रही, मैं फेवर नहीं करती कलर वलर का। फेड हो गया कुछ भी है, वैसे ही उसको कबूल करें। हल्का सा कलर आ गया, ज़रा सा शायद मुझे और डालना पड़ेगा। बस जी, इसको पकाएंगे। इसके बाद क्या होगा आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, शरबत के बारे में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपने चीनी को चेक करना है। इसी स्टेज पर जब ये पक रहा है ना, चीनी घुल चुकी है और इसमें जोश आ चुका है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इस शरबत को चखना है पानी मिलाए बिना, बिल्कुल इसी तरह। अगर ये आपको शहद की तरह मीठा लगे तो समझें कि चीनी इसमें बिल्कुल दुरुस्त है, और अगर ये ज़रा सा फीका लगे, इमीडिएटली आपको नहीं पता चलेगा। चंद सेकंड के बाद आप जब इसको सिप लेंगे इसका, तो चंद सेकंड के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, इसको मिठास चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपके हिसाब से ये सही है, शहद की तरह मीठा है, तो बस काफ़ी है। और अगर आपको लगे कि ये कुछ मेरे हिसाब से फीका है, तो ये फिर आप इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर दें। अच्छा, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये डिपेंड करता है सेबों की क्वालिटी पर भी, और सेबों में जो मिठास कुदरती होती है उसके ऊपर भी। कभी कभी सेब फीके से भी निकलते हैं, तो इस वजह से भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा जी, इनको हम फ्राई करने रखते हैं। और चीज़ें क्या क्या है, रेसिपी कार्ड चल रहा है जी, अभी चलेगा रेसिपी कार्ड, आप सभी को पता चल जाएगा। सिंपल जैसे कटलेट्स बनते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाए गए हैं। इसमें 1 चिकन का ब्रेस्ट है, 4 अदद दरमियाने साइज के आलू हैं, आलू उबाल लिए गए हैं और चिकन को भी लहसुन अदरक डाल के उबाल लिया। उबालने के बाद उसको हमने श्रेड कर लिया। भाई मैंने तो साफ बात है मशीन में किया, मोटा मोटा कर लिया। और उसके बाद फिर बकिया चीज़ें जो उसमें शामिल की गई हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें ले लें आप 3-4 हरी मिर्चें, या हरी मिर्चों को कूट के डालें, मर्जी है आपकी, या आप बारीक काट के डालें। 1 चाय का चमचा हल्दी 1 चाय का चमचा हल्दी डाली गई है इसमें, और इसके अलावा 1 चाय का चमचा है पिसी हुई काली मिर्च। 1 चाय का चमचा इसमें है पिसा हुआ या कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा।
नमक है इसमें, आप टेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो एक तकरीबन 1.25 चाय का चमचा इसमें नमक चला जाएगा। और इमली का पल्प मैंने डाला है 1 खाने का चमचा, गाढ़ा वाला डालिएगा, पतला पतला नहीं होना चाहिए, बेकार कर देगा आपके मिक्सचर को। तो आपने क्या करना है, और हाँ कड़ी पत्ते हैं इसमें तकरीबन 6-8, डिपेंड साइज, बड़े साइज के लीजिएगा तो 6-8 काफी है, छोटे छोटे हैं तो 10-12 लेंगे। ठीक है जी, कितनी डिटेल में आप लोगों को देती हूँ। तो इससे क्या है कि आपकी रेसिपी जो है ना वो अच्छी बनेगी, इफेक्टेड नहीं होगी कि हाय हमारे में तो टेस्ट ही नहीं आया, राहत तो इतनी तारीफ कर रही थी। मैं बिल्कुल साफ साफ बात कर लेती हूँ। तो इस वजह से अगर मैंने बड़े पत्ते इस्तेमाल किए और मैंने बताया नहीं और आपने किए छोटे छोटे पत्ते, कहीं हमारे में तो टेस्ट ही नहीं आया, तो ये सारी डिटेल इसलिए है। हाँ जी, अस्मा है लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ राहत, मैंने कबाबों के मुतालिक सवाल करना था। हाँ पूछिए। हाँ जी, कीमे के कबाब आपने बनाए थे तो आपने उसमें मीठा सोडा क्यों डाला था? हाँ अस्मा एक मिनट भाई क्या करूं, मेरी जान ही नहीं छूट रही इससे। अच्छा, मैंने मीठा सोडा इसलिए डाला था कबाब आपके नरम रहेंगे। अच्छा, हाँ, जायके में तो नहीं फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, नंबर 2, डबल रोटी किस तरह डालनी है, गीली करके या वैसे ही? क्या चीज? डबल रोटी के स्लाइस कैसे डालनी है? डबल रोटी का चूड़ा कर ली पहले, उसका नहीं तो कीमे में ही डाल के पीस ली थी। डबल रोटी के टुकड़े छोटे छोटे करें। आपने कहा था कि पानी और घी में डायरेक्ट डाल दें, इस तरह कबाब को जब हम ढक देंगे तो वो पानी नहीं छोड़ देंगे। फिर से बोलें, जो मैंने पानी डाला था और तेल डाला था उसकी बात कर रही हैं? हाँ जी, उसमें वो कबाब पानी नहीं छोड़ देंगे। भाई कबाबों का तो अपना पानी निकलेगा, लेकिन आपने देखा कबाब सुकड़े नहीं, कबाब अच्छा, छोटे नहीं हुए। अच्छा, उनके ऊपर सुनहरी रंग नहीं आएगा? रंग आ जाएगा। हाँ, मैंने तो भाई प्रोग्राम, हाँ हाँ बिल्कुल आएगा, जब पानी सूख जाएगा ना उसका, अच्छा, फिर उस पर रंग आ जाएगा। और बात बता दी, कैरी को किस महीने में सुखाना चाहिए? मैंने बहुत दफा सुखाई है लेकिन वो नहीं सूखी। अच्छा, मैं अभी आपको बता देती हूँ, मैं इसके बारे में। हाँ, मई में, अप्रैल में कब सुखाना चाहिए? अच्छा ठीक है, मैंने खटास के लिए रखनी है। अच्छा ठीक है, मैं आपको अभी बता देती हूँ। अस्मा, इसके बारे में मैं बता देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपके सवालों का जवाब देती हूँ। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगी? अस्मा नहीं है लाइन पर। अच्छा, अभी देखो शरबत जो है अब तैयारी पर है, ये देखें जी, देख रहे हैं आप, ये उसमें गाढ़ापन आ गया है और ये तैयार है, बिल्कुल आराम से ये तैयार है। देखें जी, पकते हुए उसकी शक्ल ऐसी होगी, इसकी शक्ल पकते हुए जब आप देगचे में देख रहे हैं ना, ऐसी होगी। ठीक है जी, ये हो गया तैयार, इसको बंद कर देते हैं। अब आ जाते हैं कटलेट्स की तरफ और मैं अस्मा के सवालों का भी जवाब देती हूँ। अच्छा अस्मा, कैरी जो है मुझे नहीं पता, इस्लामाबाद से बात कर रही थी ना, तो कब आती है मुझे नहीं पता है, लेकिन मौसम ऑलमोस्ट यही होता है जो कराची का है। कराची में अच्छी कैरी आपको मिलेगी मई के महीने में। ठीक है, हो सकता है वहां पर भी जब कैरी पूरे साइज पर हो तब आप खरीदें, और अगर कैरी छोटी है तो नहीं लीजिएगा, क्योंकि फिर आपका मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसके अलावा आपने उसका छिलका नहीं उतारना, आपने उसकी सिर्फ काशें काटनी है, जिसको फांके कहते हैं ना, फांके काटनी है आपने, और उनको कैरियों को धोके, क्योंकि घर में जो बनेगी वो साफ सुथरी बनेगी। आपने कपड़ा फैलाना है किसी भी काउंटर पे, टेबल पर, और उसको पड़ा रहने दें। उसको 15 दिन, 20 दिन, महीना लग सकता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर बहुत होता है, और हम जो सुखा रहे हैं उसको तो हम अंदर ही सुखा रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है कि उसको आप धूप में सुखाएं। अगर आपको लगता है धूप में सेफ है और गंदगी बाहर की जो वो नहीं लगेगी, तो आप उसको धूप में सुखा सकते हैं। नहीं तो घर में कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर जो फांके, पतली काटिएगा, मोटी नहीं काटिएगा, पतली पतली बिल्कुल, तो आप उसको सुखा सकते हैं। अच्छा, बाहर जैसे बाजार से हम लेते हैं, तो बाजार से जो हमको मिलती है तो वो तो आपने देखा होगा, पहली बात तो गंदी बहुत होती है, काली एकदम, और उसके अलावा वो जिस तरह कटी होती है, महीनों पड़ी रहती है, बस डाल दिया उन्होंने बाहर, किसी भी जगह कोई कपड़ा बिछाया उसके ऊपर डाल दिया, तो वहां पर भी इसी तरह सुखाई जाती है, लेकिन वो सूरज की उसमें तपिश में सुखाई जाती है। अगर आप कर सकती हैं ऐसा तो कर लीजिए, नहीं तो फिर ये है कि आप उसको कमरे के अंदर ही सुखाएं। और ऐसा नहीं होगा, सब्र से, देखो सारी चीजें सब्र से होती हैं। अगर आप इन चीजों को चाहेंगे कि ये तो 2-4 दिन में सूख जाए, तो नहीं सूखेंगी, इसको टाइम लगता है, इसको तकरीबन महीना लग सकता है, लेकिन खराब नहीं होगी। आप उसको रोजाना चेक भी कर सकती हैं अपने आप से। कौन है जी? अच्छा, हबीबन है कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा अरे है, बहुत 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 पसंद आया हमें। अरे बहुत बहुत शुक्रिया हाँ। आपका। और मैं ये पूछना चाह रही थी, वो बनता है ना मटन कुन्ना, वो किस तरह से बनता है? चलो किसी दिन बना लेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह बनता है। ठीक है। अच्छा अच्छा, और कुछ? चलो शुक्रिया। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खाने बनाती हैं आप। बहुत बहुत और आप शुक्रिया आपका। बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती है, अरे। बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है, बहुत पसंद आता है। हम इंतजार देखते हैं अरे कि बहुत आपका प्रोग्राम आए तो हम देखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आपको हमेशा अच्छी चीजें मिलेंगी, अच्छी बातें मिलेंगी। तो मैं आपकी फरमाइश पर इंशाल्लाह लजीज कुन्ना बनाना सिखा दूंगी। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। देखें जी, सुनहरे रंग के हो गए हैं। और ये जो शैलो फ्राई की जाती है ना, हर चीज नहीं शैलो फ्राई होती है। शैलो फ्राई तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ। मुझे यूं नहीं पसंद कि शैलो फ्राई में जो फैट है वो बहुत ही ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। चलिए जी, ड्रेन करेंगे और बकिया जो रहेगा उनको फ्राई करेंगे। कुछ रह गया इसके बारे में बताने को, तो आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चले जी, मैं इनको निकालती हूँ और आते हैं शरबत की तरफ, क्योंकि सबसे अहम चीज़ है। इसको फ्रीज करेंगे आप आराम से। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो फिर आपने इसको फ्रीज करना है। ठीक है। अच्छा, जो आप इसको फ्रीज करेंगे तो पॉलीथीन बैग्स जो मिलते हैं, जिसको दूध की थैलियाँ कहते हैं, भाई ये मैं यहाँ पे रखती हूँ, उसमें आप इसको डालेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 1 गिलास शरबत बनाने के लिए आपको 1/4 प्याली के बराबर ये जो इसका बेस है ये चाहिए होगा। ठीक है। ये मैं बना रही हूं। बेहतरीन शरबत आपका तैयार होगा। दिल को ऐसी तस्कीन होगी। जो आप लोग बाजार से लेते हैं बहुत ज्यादा उसमें आर्टिफिशियल चीजें होती हैं और नेचुरल चीजें बहुत ही कम होती है। ये मैंने इसलिए डाला था कि इसको थोड़ा सा मुझे ठंडा करना था। अच्छा जी, टॉप अप करेंगे पानी से। तो अब आपका जो ये शरबत तैयार हुआ है, इसको आपने फ्रीज करना है। जब आप शरबत बनाएंगे तो फिर इस तरह बनाएंगे, जैसे कभी इफ्तार के लिए बनाते हैं या वैसे भी बनाते हैं। तो आपने इसको ऐसे बनाना है, इस तरह से पानी को उसमें शामिल करना है। बहुत अच्छी खुशबू का, बहुत अच्छे फ्लेवर का शरबत है ये। आपको पी के तसल्ली होगी। सेब तो वैसे भी दिल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मुरब्बा भी बनाना इंशाल्लाह सिखाऊंगी मैं आपको। सेब अभी हैं, अभी मेरे ख्याल है मार्च अप्रैल तक सेब आराम से मिलते हैं। तो आपने सेब जो मैं आपको बताऊंगी वही खरीदिएगा, हरे सेब, बस हरे। दूसरे सेबों में आपके लिए इन चीज़ों के लिए फ्लेवर नहीं मिलेगा। और हरे सेब में अच्छे बड़े साइज के लिए उसमें आपको फ्लेवर भी मिलेगा और जो हमें चाहिए जिस तरह से, वो उस तरह से हमको मिलेगा। जरा सा हम इधर सफाई मफाई कर ले थोड़ा। चले जी, एथे हाँ जी, नहीं भाई, कितना पाला है, हाँ कितना पाला पाला कलर आया है भाई। बैठे, ठीक है जी। दोनों चीजें मैंने ऐसी सिखा दी हैं जो आप इफ्तार में इस्तेमाल करें, आप अपने शाम की चाय के साथ इस्तेमाल करें, नाश्ते में इस्तेमाल करें। ये कटलेट्स नाश्ते के लिए भी बेहतरीन, और ऐसे आपके मेन खाने के लिए साइड डिश के तौर के ऊपर भी आप इसे बना सकते हैं। वैसे ही सब लोगों को बहुत पसंद आएंगे। साथ में मैंने उसके केचप दे दिया है, मेयोनीज दे दी है कटलेट्स के साथ, और हमने सब्जियां काट के रखी है। एक्चुअली सलाद तो नहीं बनाया है, लेकिन सब्जियां दी हैं साथ में, तो आप इन सब्जियों का इस्तेमाल इनके साथ, कटलेट्स के साथ कर सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा अपने अंदर सेंस पैदा करना पड़ता है कि जो चीज़ भी हम खा रहे हैं वो किन चीज़ों के साथ कॉम्प्लीमेंट करेगी। तो जिन चीज़ों के साथ कॉम्प्लीमेंट करती है मैं आप लोगों को वही चीज़ें बताती हूँ। तो इस तरह की सब्जियों के साथ आप इन कटलेट्स को सर्व कर सकते हैं। और साथ में जो सॉसेज मैंने दिए उसमें मेयोनीज है और केचप है, बेहतरीन जाता है कटलेट्स के साथ। और जी ये शरबत जितना दिल चाहे बना के रख सकते हैं। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है शेल्फ लाइफ की। तो इसकी फ्रीज़र में शेल्फ लाइफ है भाई,
इसको फ्रीज ही रखेंगे और जब आपको बनाना होगा तब आप निकालेंगे, तो आपके बर्फ का खर्चा कम होगा। आप अपने नाप के रखें कि आपने 1 टाइम में गिलास बनाने हैं, बस वो मेजर कर लें आप 1/4 प्याली 1 गिलास के हिसाब से, और उस हिसाब से आप अपनी पैकिंग बना लीजिए। भाई आपके घर में 8 गिलास खर्च होते हैं, 10 गिलास खर्च होते हैं, 4 गिलास होते हैं, उस हिसाब से अपनी पैकिंग बनाइए और उसी हिसाब से फिर आप उसको निकालें, जग में डालें, पानी डालें नाप के, फिनिश हो गया। आपको तो बर्फ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही फ्रीज निकालें और ऐसे ही ठंडा ठंडा जरा सी देर में वो मेल्ट हो जाएगा, बेहतरीन ठंडा शरबत आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप अपना जो सेब का शरबत है वो आप बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ इरादा है कि कीनू के साथ भी, कीनू बस ख़त्म है, पंजाब में तो अभी होंगे लेकिन कराची में मिल रहे हैं, अभी बहुत आराम से मिल रहे हैं, ऐसी मुश्किल नहीं है। तो उसके लिए मैं अभी आपको बता देती हूँ, उसके लिए आप सभी लोग छोटे साइज़ के लेंगे, बड़े साइज़ के नहीं लेंगे। छोटे साइज़ के कीनू में जूस होता है, बड़े साइज़ के कीनू में पल्प होता है, हमें जूस चाहिए। तो वो मैं आपको बता दूंगी, आपका दिल खुश हो जाएगा, वो भी आप बना के फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि क्या क्या फ्रीज करेंगे। हाँ, खाने पीने की इतनी चीज़ों को फ्रीज करना और फिर ये ज़ख़ीरा अंदूज़ी है। अगर मुझसे पूछें, इतनी चीज़ें ना किया करें फ्रीज के। भाई समोसे भी कर लें तो रोल भी कर लें और बाद में वो खर्च भी नहीं होते। मैं आपको बताऊं, खाने की दूसरी चीज़ें इतनी आ चुकी होती हैं घर में इफ्तार के टाइम पर कि जो चीज़ें आपने बनाई होती हैं वो आधी फेंक रही होती हैं, और इफ्तार के बाद आपको कोई नहीं मिलता कि जिसको आप खाना दे सकें। सब इफ्तार से पहले खा चुके होते हैं, जितने भी अगर ज़रूरतमंद हैं भी तो इफ्तार से पहले सबको अल्लाह ताला जो है वो रिस्क दे देता है, सबका पेट भर जाता है और इफ्तार के बाद आपको कोई नहीं मिलता, तो वो खाना ज़ाया जाता है और अगले दिन वो किसी काम का नहीं होता, क्योंकि फ्राइड आइटम है वो सारे के सारे बर्बाद हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, उनकी लाइफ ख़त्म हो चुकी होती है। फ्राइड आइटम की लाइफ कितनी होती है? अगर वैसे देखा जाए, प्रोफेशनली देखा जाए तो 10, 12, 15 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होती। इसीलिए फ्राइड चीज़ें सर्विंग से पहले ही तैयार की जाती हैं। और जैसे बाज़ार में समोसे वगैरह मिल रहे होते हैं तो वो तो उनके तो फ्राई होते रहते हैं, बिकते रहते हैं, और लेकिन क्योंकि उनका तरीक़ाकार इस तरह से होता है तो उनके ज़रा सी देर क्रिस्पी रह जाते हैं। अदरवाइज़ जैसे आप घर में फ्राई करेंगे उसकी लाइफ नहीं होती है। अगर क्रिस्पी आपने बना भी लिए तो कितनी देर रहेंगे? 12-15 मिनट, 20 मिनट, बस, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। फिर वो नरम पड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि घर में बनाई हुई चीज़ें जो होती हैं उनका तरीक़ाकार कितना ही आप इख्तियार कर लें उस तरह से नहीं हो पाता जैसे कि बाज़ार में होता है। अच्छा, बाज़ार में क्यों चीज़ें बहुत अच्छी फ्राई होती हैं? एक बड़ा सा कढ़ाव आप भी ले लें, तेल भरें 10 लीटर उसके अंदर, फिर बनाना शुरू करें, उसी तेल को सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करते रहें, फिर देखें आपकी चीज़ें भी वैसी बननी शुरू हो जाएंगी। आप लोग जो है इतना तसा तो तेल डालते हैं, फिर वो चीज़ आप सोचते हैं कि जी ऐसी बन के निकले, वैसी बन के निकले, तो नहीं होगा। आपको पता है अगर फ्राइड आइटम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं आपके यहाँ, तो आपको प्लेंटी ऑफ ऑयल जो है वो फ्राइंग के लिए चाहिए। चलें जी, कितने लगे चांद, आप सभी देखेंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।